हाँ जी बेटा, क्या ये बात समझ आई आपकी? अरे बोलो जरा। ये वाला क्वेश्चन आपके समझ आ गया था? ठीक है, आ गया मतलब ठीक है। एक अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा। हाँ बस सिर्फ टाइम पर, और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। हो गया इतना? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखो आप। फॉलोइंग टू रिएक्शन following two reactions are occurs in same container. Following two reaction are occurs in same container simultaneously. If concentration of PCl3 increases, then increases at equilibrium, then what will be the change in concentration of COCl2? मतलब आई मीन टू से दैट कि इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये बताना है मुझे। और रिएक्शन ये गिवन है। करें। ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, एक ही कंटेनर में। हाँ भाई, चलो अपन देखते हैं, सुनो। अच्छा, ये जो Cl2 है ना, Cl2, क्या Cl2 को ये पता है क्या कि मैं किस रिएक्शन से आया हूं? Cl2 को ऐसे पता होता है कि अपन को पता है कि अपन तो इस घर से बाहर निकले। Cl2 को नहीं पता कि वो किस रिएक्शन से आ रही है। जैसे आपने Cl2 को इंक्रीज कर दिया तो वो किस रिएक्शन में इंक्रीज होगी? हाँ, आपने तो कंटेनर में बढ़ाया है, तो दोनों में इंक्रीज होगी वो तो। अब आप सुनो,
आपने PCl3 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो प्रमन मुझे ये बता कि ये वाली रिएक्शन कहां जाएगी, ऊपर वाली। अरे चुप, अगर मैंने इस फर्स्ट वाली रिएक्शन में इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, PCl3 क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी ना, उससे दूर, उससे दूर, प्रोडक्ट से दूर, तो प्रोडक्ट से दूर यानी बैकवर्ड। जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, अब अपने से तो पूछा है इसके बारे में, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है यार, कोई तो रिलेशन है इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में। वो कौन है जो रिलेशन बिठाएगा, वो Cl2 है, वो Cl2 है। तो जब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो Cl2 क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। जब ये बैकवर्ड जाएगी तो Cl2 क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज, क्योंकि बैकवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट डिक्रीज होंगे। जो Cl2 डिक्रीज होगा ना, तो Cl2 तो सब रिएक्शन में ही है, तो जिन जिन रिएक्शन में Cl2 है वहां सब जगह डिक्रीज होगा, तो यहां Cl2 क्या होगा, डिक्रीज। अरे Cl2 यहां क्या होगा, डिक्रीज। और बेटा जी Cl2 सेकेंड रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, सेकेंड रिएक्शन में Cl2 रिएक्टेंट है, और अगर रिएक्टेंट डिक्रीज होते हैं तो रिएक्शन कहां जाती है, अरे रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, जो डिक्रीज होगा उसके पास, जो डिक्रीज होगा उसकी तरफ, जो डिक्रीज होगा उसकी तरफ, तो रिएक्टेंट की तरफ, और रिएक्टेंट की तरफ मतलब बैकवर्ड। तो ये सेकंड रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। और जब सेकंड रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, जब सेकंड रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो आप मुझे बता सकते हो COCl2 क्या होगा, अरे बताओ ना, जब ये बैकवर्ड जाएगी तो COCl2 क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। अरे भाई प्रोडक्ट कब बनता है यार, प्रोडक्ट कब बनता है, जब रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड। ये प्रोडक्ट ये फॉरवर्ड जा रही है क्या रिएक्शन है, ये बैकवर्ड जा रही है, तो बैकवर्ड जा रही है तो बैकवर्ड, बैकवर्ड वाले बनेंगे, मतलब रिएक्टेंट बनेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होंगे, डिक्रीज। क्या कंफ्यूजन है बेटा, ये बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड जाएगी तो बैकवर्ड वाले बनेंगे ना यार, बैकवर्ड में कौन होता है, रिएक्टेंट। तो मैं तो COCl2 के बारे में पूछ रहा हूं, और वो क्या है, प्रोडक्ट। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो COCl2 क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, यही पूछना चाह रहा था वो। मैं दोबारा समझाता हूं सारी कहानी, मेरी बात समझो। पहली बात तो Cl2 दोनों रिएक्शन में है, अब Cl2 में जो भी चेंज आएगा वो दोनों रिएक्शन में चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इस रिएक्शन में, पहले वाली में PCl3 को इंक्रीज कर दिया, तो फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट इंक्रीज हो गए, और रिएक्शन कहां जाती है, जो इंक्रीज होता है उससे दूर, ठीक है, दूसरे की तरफ। तो प्रोडक्ट बढ़ गए तो दूसरे की तरफ, मतलब रिएक्शन जाएगी रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट से दूर। अब ये जब दूर गई तो Cl2 क्या हो गया, डिक्रीज। लेकिन Cl2 तो यहां भी और Cl2 तो यहां भी है, Cl2 कंटेनर में डिक्रीज हुआ है, मतलब ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में डिक्रीज हुआ मतलब कंटेनर में डिक्रीज हुआ है, तो यहां Cl2 यहां भी डिक्रीज होगा, यहां भी। तो सेकंड वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट डिक्रीज हो गए, और रिएक्टेंट डिक्रीज हो गए तो रिएक्शन कहां गई, बैकवर्ड, और जो डिक्रीज होगा उसके पास, तो ये रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। और जब ये बैकवर्ड जाएगी तो COCl2 क्या होगा बेटा, डिक्रीज। जब बैकवर्ड जाती है तो रिएक्टेंट इंक्रीज होते हैं, प्रोडक्ट डिक्रीज होते हैं, तो फाइनली COCl2 डिक्रीज। नोट कर लें आप। तो आप ऐसे तो कैसे लिखेंगे, ये समझ ही नहीं आएगा इसमें तो कुछ, तो मैं इसको लैंग्वेज में लिखवा देता हूं, ठीक है। तो आप लिखें, देखो, when PCl3 increases, first reaction shift backward, फर्स्ट रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड, ठीक है। सो दैट, सो
Cl2 concentration decreases. Decreases in both reaction. ये इंपॉर्टेंट है, in both reaction. And if in second reaction concentration of Cl2 decreases, reaction shift backward. Reaction shift backward. And due to this, concentration of COCl2 decreases. Due to this, concentration of COCl2 decreases. आगे बात समझ में? अरे बोलो जरा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम समझते हो ना? क्या? इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट फेजेस और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सेम सब्सटेंस। ठीक है? हाँ जी। अब effect of temperature in physical equilibrium is same as above. फिजिकल इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? वही होगा जो ऊपर था। क्या? कि एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाएगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाएगी। तो बैकवर्ड की कंडीशन उल्टी हो जाएगी। ये तो मैंने फॉरवर्ड की कंडीशन बताई, बैकवर्ड की कंडीशन क्या हो जाएगी? इसकी रिवर्स। इफेक्ट ऑफ प्रेशर on increasing pressure reaction will shift in that direction reaction will shift in that direction where volume decreases. तो प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन लेस वॉल्यूम की ओर जाएगी
और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन मोर वॉल्यूम की ओर जाएगी। वहां अपन अलग अलग तरह से देखते थे कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो लेस मोल की ओर जाती है, मोर मोल की ओर जाती है। ठीक है, यहां अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम में खासकर इस बात से देखेंगे, प्रेशर बढ़ाओगे लेस वॉल्यूम की ओर, प्रेशर कम करोगे मोर वॉल्यूम की ओर। है बेटा? हाँ हाँ, ये चीज नहीं थी। वहां आपने क्या लिखा था? प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज होती है। रिएक्शन कहां शिफ्ट होती है ये नहीं बोला था वो अपन ने। ये अपन बोल रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने पर शिफ्ट कहां होगी? जहां वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अरे लिखा क्या इतना? अब आपको एक बात पता है, डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है? डेंसिटी, अरे डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ज्यादा डेंसिटी, ठीक है, अपन तो वैसे भी डायरेक्ट बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डेंसिटी का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, देन लिक्विड, देन गैस। क्योंकि वॉल्यूम सबसे ज्यादा गैस का होता है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, वाटर। वाटर के केस में जो आइस होती है ना, आइस, उसकी डेंसिटी कम होती है और आइस फ्लोट करती है पानी के ऊपर। सही बात है ना भाई? तो वाटर के केस में जो H2O लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, फिर H2O सॉलिड, है ना, ध्यान रखना 0 डिग्री के आसपास ऐसा होता है, तो ये आप ध्यान रखना इसका बात। और गैस की तो सबसे कम होती है, वो तो बता नहीं क्या है। अच्छी बात है, तो आप ये नोट कर लें, वैसे आपको पता है पर फिर भी आप नोट कर लें, क्योंकि मैं बता दूंगा अभी कि आपको नहीं पता। लिखा क्या आपने? चलो, जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहला, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, इधर H2O लिक्विड है, इधर H2O गैस है। ये रिएक्शन अफशिन एंडो है कि एक्सो है? लिक्विड से गैस, ये तो एंडो है, क्योंकि लिक्विड को हीट करेंगे तभी वेपर बनेगी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मुझे फॉरवर्ड शिफ्ट करवाना है, तो आप मुझे बताएं फॉरवर्ड टेम्परेचर का क्या करूं कि फॉरवर्ड जाए, डिक्रीज या इंक्रीज? एंडो फॉरवर्ड कब जाती है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडो कहां जाती है? फॉरवर्ड, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड। अच्छा, व्हाट अबाउट प्रेशर? मुझे फॉरवर्ड लेके जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैसियस मोल, सॉरी ये तो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, यहां तो वॉल्यूम से देखेंगे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ कि ज्यादा वॉल्यूम किधर है? ज्यादा वॉल्यूम गैस का होता है कि लिक्विड का होता है? गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। तो मुझे मोर वॉल्यूम की ओर लेकर जाना है, और मोर वॉल्यूम की ओर फिजिकल इक्विलिब्रियम कब जाता है? जब प्रेशर क्या कर दो, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज करने पर मोर वॉल्यूम की ओर जाती है रिएक्शन। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज कर देंगे, रिएक्शन शिफ्ट होगी मोर वॉल्यूम की ओर, और मोर वॉल्यूम का है फॉरवर्ड। तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के दो तरीके हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, प्रेशर डिक्रीज कर दो। ठीक है, नोट कर लो आप। हो गया इतना? चलो, बहुत अच्छा। अरे भाई, हो गया क्या? अरे मोहित, हो गया नोट? ठीक है, तो फिर मोहित मुझे ये बात बता, अपन बात कर रहे हैं मेल्टिंग ऑफ लिक्विड की, और मेल्ट का मतलब तो क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड को हीट देंगे तो लिक्विड बनेगा। बहुत अच्छे। तो ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आप मुझे बताएं फॉरवर्ड कब जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? मैं पूरी क्लास हो गई यार एक ही लाइन बोलते बोलते भाई। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट चाहिए, हीट मिलेगी कब? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कहां जाती है? फॉरवर्ड। आप मुझे बताओ, ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? सॉलिड का या लिक्विड का? ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? सॉलिड का या लिक्विड का? लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है ना भाई, सॉलिड का वॉल्यूम तो कम होता है। तो यहां सॉलिड का वॉल्यूम कम, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा। मुझे मोर वॉल्यूम की ओर लेके जाना है। तो मोर वॉल्यूम की ओर फिजिकल इक्विलिब्रियम कब जाता है? मोर वॉल्यूम की ओर कब जाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम? जब प्रेशर क्या कर दो? डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज करने पर मोर वॉल्यूम की ओर जाएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम, और मोर वॉल्यूम कहाँ है? फॉरवर्ड। देखो, अगर मैं फॉरवर्ड के लिए बता रहा हूं ना, तो बैकवर्ड के लिए उल्टी कंडीशन कर लेना, सीधी बात है। मुझे इसमें ये नहीं समझाना था, मुझे इसमें समझाना ये है कि मान लो अगर इस सॉलिड और लिक्विड की जगह पानी हो जाता, तो ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक है। तो ये तो सेम ही रहेगा कि ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? H2O सॉलिड का कि H2O लिक्विड का? ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है कि वाटर लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है? अगर आपको वॉल्यूम में कंफ्यूजन है तो डेंसिटी याद रखो। डेंसिटी आइस की कम होती है, डेंसिटी वॉल्यूम लिक्विड की ज्यादा होती है। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है, तभी तो आइस फ्लोट करता है। और डेंसिटी वॉल्यूम क्या होते हैं? उल्टे।
तो जिसका डेंसिटी कम उसका वॉल्यूम ज्यादा, जिसका वो डेंसिटी ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। ठीक है, तो ये भी मेल्टिंग ही है। अरे सॉलिड टू लिक्विड ये भी क्या है, मेल्टिंग ही है। ठीक है, तो यहां पर अब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, क्योंकि ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अब इसमें आगे की तरफ वॉल्यूम क्या है, कम, और लेस वॉल्यूम की ओर फिजिकल इक्विलिब्रियम कब जाता है, प्रेशर इंक्रीज करने पर। लेस वॉल्यूम की ओर बोले तो फॉरवर्ड। तो मेरी बात समझो, एक अगर वो बोले कि ए सॉलिड से ए लिक्विड फॉरवर्ड जाने के लिए क्या कंडीशन है प्रेशर की, तो भाई वो ए तो वेरिएबल है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो ए अगर वाटर है तो मुझे प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, और ए अगर वाटर नहीं है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। दो केस है ना इसके अंदर। ठीक है, ये तो वो वाला केस है जब ए इज नॉट इक्वल टू H2O, कि ए वाटर नहीं है, तब तो ये वाली केस है, और जब वाटर है तो फिर ये वाला केस है। नोट कर लो बेटा, आप समझे क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, तो प्रेशर इंक्रीज भी किया जा सकता है यहां पर और डिक्रीज भी, वो डिपेंड करता है उनके नेचर पर। तो मुझे चित्रा आप ये बताओ कि ये जो थर्ड रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। अरे इतना इतना जल्दी मत बताओ बेटा, टेक योर टाइम। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ग्रेफाइट। जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। लेस एनर्जी से मोर एनर्जी में कैसे जाएंगे, एनर्जी लेकर। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, आपने तो दोनों ऑप्शन बता दिए थे मुझे, है ना। अरे ये वाली रिएक्शन समझ में आई क्या निशांत, तेरा ध्यान ही नहीं है यार। अरे नहीं आई समझ में यार, क्या बता दिया था यार, अच्छा यार, चल अच्छी बात है। देखो मैं दोबारा, जिसको दिक्कत है मैं बता देता हूँ, हैं रफ कॉपी में लिख रहा है, मेहनत कर रहा है। सुभान इसका वकील है भाई। हाँ सुभान, नहीं नहीं नहीं, चलो। अरे ये यहां तक नोट हो गया क्या भाई आपका। अभी अगला समझते हैं ग्रेफाइट से डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो ग्रेफाइट की एनर्जी कम है, ये डायमंड लेस स्टेबल तो मोर एनर्जी। तो लेस एनर्जी से मोर एनर्जी में कैसे जाएंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो ये एंडोथर्मिक है। अच्छा, अब वॉल्यूम का कैसे बताएं, तो वॉल्यूम का फिर डेंसिटी से देखना पड़ेगा। ज्यादा कॉम्पैक्ट कौन होता है, ग्रेफाइट या डायमंड। ज्यादा कॉम्पैक्ट कौन होता है, डायमंड होता है। डायमंड बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो
ज्यादा कॉम्पैक्ट मतलब वॉल्यूम कम है उसका। अरे जो ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है मतलब छोटी सी जगह में है ना, तो वॉल्यूम कम है। चाहे तो आप डेंसिटी से देख लो, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो इसका वॉल्यूम कम होता है, और इसकी डेंसिटी कम होती है तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। डायमंड इज मोर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब लेस वॉल्यूम, ओके भाई, लेस वॉल्यूम। ठीक है, तो बस अब ये पहली बात तो एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाएगी, और आगे की तरफ वॉल्यूम क्या है? कम। अच्छा, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है क्या? अरे फिजिकल इक्विलिब्रियम सब्सटेंस सेम है क्या? तो बस फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम लेस वॉल्यूम की ओर कब जाएगा? जब प्रेशर क्या कर देंगे? इंक्रीज। ठीक है, तो ये रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। तो फिर मत कहना मैंने आपको पैसे बनाने का तरीका नहीं बताया। मैंने आपको कोयले को, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर दो और टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, है ना, डायमंड बन जाएगा भाई। ठीक है, आप सब कोशिश करना। ठीक है, चलो करो, इतना नोट करो भाई। अस्मित ध्यान दे बेटा सामने, है ना। हाँ जी बेटा। सर अगर किसी रिएक्शन में ऐसे उल्टा कर दे, मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज कर दे और प्रेशर इंक्रीज कर दे, मतलब इन दोनों टेम्परेचर क्या कर दे? डिक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज ही कर, जैसा हो है। हाँ ठीक है, तो वो एक फैक्टर के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड जाएगी और एक फैक्टर के अकॉर्डिंग बैकवर्ड जाएगी। हाँ दोनों जाएगी ना। फिर नेट कहाँ जाएगी वो तो डिपेंड करेगा किसका रोल डोमिनेटिंग है। ठीक है ना, तो जनरली टेम्परेचर का रोल डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। चलो इतना नोट हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस को लिक्विड में डिसोल्व करना है। जैसे कोल्ड ड्रिंक है ना, उसमें CO2 को डिसोल्व करते हैं अपन। अरे ऐसा ही तो होता है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, CO2 डिसोल्व रहती है लिक्विड के अंदर। फिर वो ढक्कन हटाते हैं तो गैस बाहर निकल जाती है ना भाई। तो गैस आपने बहुत बार निकाली होगी, ढक्कन हटाया होगा, गैस बाहर निकली होगी, नहीं हटाया? ठीक है, चलो चलो मुझे एक बात बताओ आप, वो पुराना वाला नोट हो गया क्या? हाँ भाई, भाभी का हो गया? ठीक, सुनो बेटा, अब देखते हैं। तो मुझे आप ये बताओ कि ये रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है? मतलब जब अपन गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो गैस और वाटर के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
डिजोल्व होने के लिए अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ऑब्वियसली अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो डिजोल्व कैसे होगी? वाटर करेगा भाग यहां से। अरे जब दो चीजें आपस में मिलती है तो उनमें अट्रैक्शन होगा तभी मिलेगी बेटा। इसका मतलब अट्रैक्शन मतलब एसोसिएशन, अट्रैक्शन मतलब एसोसिएशन। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगी तब जाकर एक्वस बनेगा। तो एसोसिएशन कैसा होता है? एक्सो। तो ये रिएक्शन एक्सो है। तो गैस का डिसोल्यूशन एक्सो होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा डेंसिटी किधर है? मतलब ज्यादा वॉल्यूम किधर होगा, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? ज्यादा वॉल्यूम कहां होगा? इधर सिर्फ लिक्विड है, इधर लिक्विड के साथ साथ गैस भी है। तो ये कंटेनर था, यहां लिक्विड है, यहां गैस थी। अब यहां अपन ने इसको डिसॉल्व कर दिया, सारी गैस अंदर चली गई, तो वॉल्यूम कम हो गया कि नहीं हो गया? पहले तो ये गैस, इस मिक्सचर का पूरा वॉल्यूम ये था, अब केवल वॉल्यूम इतना सा है। तो यहां गैस की वजह से वॉल्यूम ज्यादा है, ध्यान रखना। इस साइड में वॉल्यूम ज्यादा क्यों है? गैस की वजह से, क्योंकि अभी गैस बाहर है। और यहां वॉल्यूम कम क्यों है? क्योंकि गैस अंदर चली गई। अरे समझ, ये इधर देखो ना बेटा, गैस अंदर चली गई। तो इधर क्या है? वॉल्यूम ज्यादा, और इधर क्या है? वॉल्यूम कम। तो बस एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? टेम्परेचर डिक्रीज करने पर कहां जाएगी? फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड। और लेस वॉल्यूम की ओर लेकर जाना है तो प्रेशर क्या कर दूं बेटा जी? इंक्रीज कर दूं। प्रेशर इंक्रीज करेंगे लेस वॉल्यूम की ओर, लेस वॉल्यूम कहां है? फॉरवर्ड। नोट कर लो भाई। प्रोडक्ट में सिर्फ लिक्विड है, रिएक्टेंट में गैस भी है, तो लिक्विड के कंपेयर में गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता ही है। मुझसे पूछो कोई डाउट है तो मैं बताऊंगा अच्छे से। देखो क्या डाउट है, बताओ। हाँ, तो रिएक्शन बाहर चली जाएगी, तो गैस पहले ही बाहर निकल जाएगी। अरे वो जो दुकान वाला क्या करता है, जो कोल्ड ड्रिंक को रखता है वो कहाँ रखता है? बाहर धूप में रखता है कि फ्रिज में रखता है? फ्रिज में रखता है, जहां टेम्परेचर कम हो, ताकि गैस अंदर चली जाए, लिक्विड के अंदर जाए, डिजोल्व रहे। तो देखो टेम्परेचर कम करने पर ही तो डिजोल्व हो रही है। अगर आप उसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बाहर निकाल के रख दो, है ना, 2-4 घंटे बाहर रखो, फिर ढक्कन खोलो, आप उसका क्या बैठाओ, अब कोई आवाज नहीं आएगी। क्योंकि जब टेम्परेचर बाहर निकाला मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। जब डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड जा रही है तो इंक्रीज करने पे बैकवर्ड, और बैकवर्ड जा रही है तो एक पानी अलग और गैस अलग। तो गैस पहले ही बाहर निकल चुकी होगी। धूप में रखना मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस पहले ही बाहर निकल चुकी होगी। अब क्या बैठाने का फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये फिजिकल इक्विलिब्रियम पे अपन ने कुछ फैक्टर्स पढ़े, ठीक है ना, फिजिकल इक्विलिब्रियम पे। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखें, इफेक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा।
मतलब बेसिकली रिलेशन बताना है अपन को। हो गया? अरे हो गया नोट इतना? चलो, ये थोड़ा अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप समझना। अगर आप रटना नहीं चाहते तो आप समझो, क्योंकि जिन्होंने 11th में रटा था ना, वो उनके अब 12th वालों के मेजर चल रहे हैं अभी, है ना, तो उनके मतलब अब देख रहे होंगे मैं क्या बोलूँ ज़्यादा। आप देखो, जैसे मानो ये एक रिएक्शन है, ए गैस गिव्स टू बी गैस। अब मुझे लगता है आपको इतना तो आ ही गया कि 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, इस तरह से। जैसे इसका इनिशियल में मैंने 1 मोल मान लिया, ये इनिशियल में 0 है, ये 1 अपन ने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग माना है, तो उसमें अल्फा और एक्स क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए मानते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग, ताकि अल्फा और एक्स क्या आ जाए, सेम आ जाए। मैंने सॉल्व कर रखे हैं आपको, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा 2 अल्फा, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम मोल आ गएगा। ठीक है, अब मुझे केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, तो मुझे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए, सही। तो अपॉन वी ये कंसंट्रेशन आ गई, तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा अपॉन वी, इसका स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। एक काम कर लेते हैं कि अल्फा को बहुत बहुत कम मान लेते हैं, और 1 माइनस अल्फा में इस अल्फा को गोली मार लेते हैं, ये लगभग 1 हो गया। तो इसका केसी क्या आ जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर, एक वी बचेगा बस। अरे यहां वी स्क्वायर आएगा, यहां नीचे वी है, तो एक वी तो कटेगा ना, और ये 1 माइनस अल्फा 1 हो ही चुका है, तो यहां से क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर, ये वी कहां चला जाएगा, इधर। देखो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या रहता है, कांस्टेंट, टेम्परेचर के अलावा कभी चेंज होता ही नहीं है। 4 क्या है, कांस्टेंट, तो अल्फा स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या आया, वी, तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल रूट ओवर वी, सिंपल। और मुझे एक बात पता है, प्रेशर वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स, तो ये तो अल्फा का वॉल्यूम में रिलेशन आ गया, और अगर प्रेशर में रिलेशन पूछता तो वो 1/√P हो जाता। अरे उल्टा होता है ना भाई, क्या कहते हो, उल्टा होता है। जैसे ये रिएक्शन ये ना होकर ये होती 2A से 3B, हो सकते नहीं, क्या प्रॉब्लम है उसमें, इसका इनिशियल मोल 2 मान लेता, अब ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 अल्फा, और ये आ जाएगा 3 अल्फा, अपॉन वी करके कंसंट्रेशन निकाल लिया। जब इसका केसी लिखूंगा, 3 अल्फा अपॉन वी का क्यूब, और 2 माइनस 2 अल्फा अपॉन वी का स्क्वायर, सही। अरे बोलो जरा। अच्छा, मैं इस अल्फा को नेग्लिजिबल मान लेता हूं, तो इस अल्फा को हटा दो, यहां से हटा दिया। अब यहां वी स्क्वायर, वहां वी क्यूब, एक वी बचेगा, ऊपर या नीचे, अरे मतलब बेसिकली वो नीचे रहेगा ना यार। नहीं आया समझ में यार, मजा नहीं आया। अंदर के अंदर मल्टीप्लाई होता तो नीचे रहेगा वो, तो क्या आया वो, 9 अल्फा क्यूब अपॉन वी, नहीं 9 नहीं 27, सॉरी 27, अल्फा क्यूब अपॉन वी, और नीचे क्या बचेगा, 4। वैसे मैं जबरदस्ती 4 लिख रहा हूँ, जबरदस्ती 27 लिख रहा हूँ, जबरदस्ती केसी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है। मुझे तो अल्फा और वी में रिलेशन चाहिए, तो वी चला जाएगा इधर, अल्फा क्यूब प्रोपोर्शनल टू वी, अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1/3। सही बात है क्या, अरे बोलो जरा। और प्रेशर में क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, 1/P की पावर 1/3। ये तो अब तुम्हें आते हैं ऐसे एक्सप्रेशन निकालने, तो और ऐसे तुम कब तक ऐसे सोल्व करते रहोगे, तो एक इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है। सर वो ही बताओ ना सर, फिर सर वो इसी का तो इंतजार सर हमें कब से सर,
कितने सालों से सर? देखो, एक रिलेशन आता है अल्फा प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन जी अपॉन समेशन ऑफ stoichiometric coefficient of gaseous product. ये पूरा ही V की पावर में है, ध्यान रखना। अरे वॉल्यूम की पावर में है पूरा, डेल्टा एन जी अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ये रिलेशन होता है। और ये वॉल्यूम का रिलेशन है तो प्रेशर में 1/P कर लेना। अब मैं एक बार दोबारा लिखता हूं वो रिएक्शन। ए गैस गिव्स टू बी गैस, अल्फा प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन जी कितना है, बोलो जरा। डेल्टा एन जी 2 - 1 अपॉन गैसियस प्रोडक्ट कितना है 2, तो आ जाएगा अल्फा प्रोपोर्शनल वी की पावर 1/2, मतलब अल्फा प्रोपोर्शनल रूट ओवर वी। अरे पावर हाफ का मतलब रूट ही तो होता है। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो यह आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/√P, क्योंकि मुझे पता है प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे अभी मैंने जो दूसरा रिएक्शन लिखी थी, सेकेंड रिएक्शन 2A गिव्स 3B लिखा था, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्रोपोर्शनल वी की पावर डेल्टा एन जी तो 1 आ जाएगा, गैसियस प्रोडक्ट ये आ जाएगा, ठीक है। और ये तो वॉल्यूम में आ गया। और प्रेशर के लिए क्या लिख देंगे 1/P, और इसकी पावर कितना कर दोगे 1/3। अरे आया क्या समझ में, नोट कर ले मेरे। डेल्टा एन जी 1 तो कुछ भी कर लो ना। अरे मैं लेट मी टेल। जैसे ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मुझे वही रिलेशन निकालना है, अल्फा प्रोपोर्शनल वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन जी कितना आएगा -2। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना आएगा -2 अपॉन गैसियस प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा 1। सिंपल। तो क्या आ गया बेटा, अल्फा प्रोपोर्शनल वी की पावर -2, तो नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा v²। अरे ऊपर -2 है तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। और वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, उल्टे। तो अगर वॉल्यूम नीचे है तो प्रेशर कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और पावर तो पावर में रहेगी ही सही, पावर तो पावर में रहेगी ही सही।
अरे हो गया क्या बेटा? एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। इन रिएक्शन, हो गया? क्वेश्चन लिख लिया? बहुत अच्छे। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप सामने देखो और समझने की कोशिश करो। वही अल्फा और वॉल्यूम में रिलेशन पूछा था उसने कि वॉल्यूम इतना कर दिया हो तो अल्फा कितना चेंज हो जाएगा। तो अल्फा v की पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी कितना है रिएक्शन में 1 अपॉन गैसियस प्रोडक्ट, वो कितना है 2। तो किसी की पावर 1/2 क्या होता है? अंडर रूट होता है उसका, 3 अंडर रूट। तो बस अल्फा 2/α1 v2/v1। उसने क्या बोला कि वॉल्यूम 4 गुना कर दिया, तो पहले वाला वॉल्यूम मैंने v मान लिया और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 4 टाइम्स v। अरे पहले वाला v तो बाद वाला 4 गुना, v से v कैंसिल आउट, तो 4 का अंडर रूट कितना आएगा? 2। और अल्फा 2/α1, तो अल्फा 1 को कहां भेज दिया? इधर। तो जब वॉल्यूम 4 गुना कर दोगे तो अल्फा कितना हो जाएगा? डबल। नोट कर लो, नोट कर ले। हो गया? एक क्वेश्चन लिखो। इन रिएक्शन A solid gives B gas plus 2C gas. हाँ जी बेटा, ये हल्का सा चेंज कर लें इसे। चलो अपन ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, वाकई कोशिश तो करेंगे ना। अब पहले अपन एक बार समझते हैं कि अपन ने पढ़ा क्या अभी तक। ये क्वेश्चन नोट हो गया क्या? ठीक है। आप देखो अपन ने फैक्टर्स पढ़े हैं, लास्ट ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा है, कंसंट्रेशन प्रेशर लास्ट टर्म पे पढ़ लिया था, वॉल्यूम का इफेक्ट प्रेशर का इनवर्स आता है, टेम्परेचर अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, एंडो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड, डिक्रीज करने पर बैकवर्ड, एक्सो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड, इंक्रीज करने पर बैकवर्ड। फिर इनर्ट गैस के बारे में बात हुई। इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे मोर मोल्स की ओर। फिर अपन ने कैटलिस्ट की बात की, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिजिकल इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर का इफेक्ट तो वैसे ही देखना है और प्रेशर का इफेक्ट अपन को वॉल्यूम की हेल्प से देखना है।
कि प्रेशर इंक्रीज करने पर लेस वॉल्यूम की ओर, प्रेशर डिक्रीज करने पर मोर वॉल्यूम की ओर। अरे समझ आ गई क्या बात? और एक अभी अल्फा और वॉल्यूम का एक रिलेशन देखा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको अपन समझते हैं, एक सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका केसी क्या आ जाएगा? बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन का क्या आएगा? स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने कंसंट्रेशन चेंज डबल कर दी सी की नए इक्विलिब्रियम पर, तो क्या केसी चेंज होगा क्या? अगर इसको डबल कर दिया तो केसी चेंज होगा क्या? अरे केसी कभी चेंज नहीं होता भाई, टेम्परेचर के अलावा। एक ही लाइन कितनी बार बोलूं? तो ये पहला वाला इक्विलिब्रियम था। अब नए इक्विलिब्रियम पर ये केसी ही रहेगा, ठीक है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। अगर इसको इंक्रीज कर दोगे और ये चेंज नहीं हो तो इसको तो डिक्रीज होना पड़ेगा ना फिर, तो वो बी डैश हो गया, मैंने मान लिया। और वो दूसरा वाला कितना हो गया? आपने कितने टाइम्स किया था उसको? डबल, तो वो 2c का स्क्वायर हो गया। आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। अरे क्या करो, दोनों को डिवाइड। केसी से केसी गया, सी से सी गया, तो क्या बचा? 1 इज इक्वल टू बी अपॉन 4 इंटू, अरे 2 का स्क्वायर तो बचेगा ना, 4 इंटू बी डैश। तो मुझसे पूछना चाह रहा है बी डैश कितना हो जाएगा? तो बी डैश क्या हो जाएगा? बी बाई 4। तो नए वाले इक्विलिब्रियम पर बी की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? पुराने वाले की 1/4। हाँ खुशी, क्या पूछ रही, बोल बेटा। सी स्क्वायर नहीं होगा? हो गया ना, पहले सी था तो डबल हो गया, तो 2c हो गया। तो सी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? 4 बच गया नीचे। अरे समझ गए क्या भाई? केसी चेंज नहीं होगा, केसी चेंज नहीं होगा। ओके, थैंक यू, बहुत है आज के लिए।